Okay, so yesterday we discussed about the four types of cropping seasons. These are called cropping seasons, यानी मौसम जिसमें फसल उगाई जाती है. So we saw that in Bihar we have four cropping seasons. First is Bhadai, then Kharif or Aghani, then Rabi, and then Garma. So already when we studied the yes Abhishek, बधाई कहेंगे कि भादाई कहेंगे? Bhadai, Bhadai, मिक्स वाला। yes. और सर ये पिजन पी क्या होता है? Pigeon pea is अरहर. अरहर। राहड़ जिसे कहते हैं, दाल होती है ना राहड़ की. अरहर की दाल आता है ना? अरहर की दाल, यस. Okay. So already in geography of India we had studied the two are major cropping seasons, Rabi and Kharif. One more we had studied Zayad. Here in Bihar we have four cropping seasons. तो रबी, जायद कौन है? ये थी गर्मा। हाँ गर्मा, द गर्मा. जायद कहेंगे। जायद नहीं कहेंगे, गर्मा ही कहेंगे. जिससे जायद जो है वो बाहर बिहार में हम गर्मा यूज़ करते हैं टर्म. इंडिया में हाँ, इंडिया में उसको जायद कहेंगे. इसमें जो मोस्टली वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे अभी जो जितना भी वेजिटेबल्स आ रहा है ये सब गर्मा है, क्रॉप है. So one more we have extra, that is Bhadai. Bhadai is the extra season, agricultural season in Bihar. Now the next topic is sources of food grains. Sources of food grains. After discussing the kinds of food grains, we shall now throw light on their sources and availability. देखिए यहाँ पर जो है फूड ग्रेन्स को हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फूड ग्रेन्स ही होते हैं जिनसे हमारा पेट भरता है. हमारा जो मेन डाइट होता है दैट कंसिस्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स. यस, स्टेपल डाइट कहते हैं. स्टेपल STAPLE. यस. तो जो हमारे फूड का जो मेन पार्ट होता है दैट इज़ द फूड ग्रेन्स. इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए तो फूड ग्रेन्स ही उनका फूड होता है, उसके अलावा उनके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो बट दोज पीपल हु हैव मोर वेल्थ, सो दे ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिसाइड्स फूड ग्रेन्स. फिर भी फूड ग्रेन्स जो हैं वो हमारा फूड स्टेपल फूड है, मेन पार्ट ऑफ द फूड है. तो इसलिए हम इसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पेट भरता है. बेसिकली हमारा पेट किससे भरता है? फूड ग्रेन से भरता है. तो एक सामान्य आदमी की बात करें, ऑर्डिनरी पर्सन, हिज फूड इज़ द फूड ग्रेन इटसेल्फ. ठीक है, आप देखते हैं सामान्य लोग चावल के साथ कुछ एक सब्ज़ी कुछ भी हो, अगर चावल हो तो उनका काम चल जाएगा, चावल या गेहूं जो भी है रोटी की. तो उसके साथ आप देखिए बहुत जो गरीब व्यक्ति होता है वो रोटी के साथ प्याज भी खा लेता है, रोटी के साथ नमक मिर्च भी खा लेता है. दाल वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सब्जी दाल कुछ भी मिल गए. बट अगर इतना भी नहीं अफोर्ड कर पाता है तो भी उसे अगर खाली रोटी मिल जाता है, चावल मिल जाता है, तो उसको वो किसी तरह खा लेता है. एंड ही गेट्स हिज एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम दैट.
you know that the food grains, they provide energy, carbohydrate, which is the source of energy in our body. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज़ फूड ग्रेन्स। बाकी चीज़ें मिले तो बहुत अच्छा है, ना भी मिले तो इसमें हरा सब्जी आएगा फूड ग्रेन में? नहीं, फूड ग्रेन में हरा सब्जी ग्रेन्स आएंगे, अनाज आएगा, सब्जी कहाँ आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, मेज। नहीं आएगा, नहीं हाँ, आएगा। सब आएगा, जो भी ग्रेन्स हैं, चाहे वो छोटा अनाज हो, मोटा अनाज हो, तो जितने भी दानेदार अनाज हैं, जो भी गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, तो सब। इस सबको गेहूं जो हो गया ये मोटा अनाज तो नहीं है ना? नहीं, गेहूँ को मोटा अनाज नहीं कहते हैं, छोटा क्या कहेंगे, पतला छोटा का? फाइन ग्रेन कहते हैं, महीन। वही। मोटा अनाज बाजरा वगैरह को कहते हैं। सो फूड ग्रेन्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और जहाँ हमारे सामने ये सवाल आता है कि हमें लोगों को फूड सिक्योरिटी देनी है, यानी कोई भी भूखा नहीं रहे, हमें ये पक्का करना है, तो कम से कम फूड ग्रेन्स अगर हम सबको प्रोवाइड कर दें तो हमारा कोई भी आदमी भूख से मरेगा नहीं, जो है कम से कम सबको जीने लायक खाना मिल जाएगा। और जब हम बेसिक नीड्स की बात करते हैं तो हम रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं। रोटी की जगह हम थाली नहीं कहते हैं, डिलक्स थाली, स्पेशल थाली, सिर्फ रोटी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ द स्टेपल डाइट विच गिव्स अस एनर्जी। तो जैसा मैंने अभी कहा कि इवन इन द मोस्ट डायर कंडीशंस, बहुत ही विषम परिस्थितियाँ, खराब परिस्थितियाँ हो जाए कि आदमी को कुछ भी नहीं मिल रही है खाने में, उससे वैसे में सिर्फ अगर फूड ग्रेन्स भी उसे मिल जाता है तो दैट इज़ सफिशिएंट, ही कैन लिव। देखिए साउथ इंडिया में लोग फूड ग्रेन्स, मैंने देखा लोगों को कि खाना आ रहा है तो चावल ही खाना शुरू कर दिया, कच्चा चावल ही, मतलब सिर्फ चावल। तो दे लाइक द फूड सो मच कि सब्जी नहीं आ रहा है तब भी चावल ही खाना शुरू कर दिया। कच्चे चावल मतलब समझे नहीं? मतलब सिर्फ चावल, पका हुआ चावल, इवन विदाउट एनी दाल और सब्जी और एनी सांबर, एनीथिंग। और देखिए साउथ इंडिया में एक चावल को कितना तरह से यूज़ करते हैं। चावल को पीस लेते हैं, उससे जो इडली बना लेते हैं, बहुत तरह के डोसा बना लेते हैं, उत्पम बना लेते हैं, अप्पम, इडियप्पम बना लेते हैं। उसके बाद उत्तपम कैसे बनता है सर? उत्पम भी डोसा की तरह बनता है। नहीं तो हमको अच्छा लगता है, कहने का मतलब कि क्या चीज से बनता है, चावल का बनता है कि क्या चीज का? वही जो बैटर जिससे इडली डोसा बनता है उसी से उत्पम भी बनता है। डोसा के लिए पतला फैला देते हैं, उत्पम के लिए उसमें कुछ और डाल के और उसको मोटा रखते हैं, कुछ उसमें साथ में मिलाते हैं सब्जी वगैरह, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, पनीर वगैरह भी डालते हैं, उसको थिक रखते हैं तो वो उत्पम हो जाता है। जब बिल्कुल पतला पापड़ की तरह कर देते हैं तो वो डोसा हो जाता है। पतला या मोटा भी होता है डोसा। तो उसके बाद पेपर डोसा कहते हैं सब, पतला जो महीन बनता है, पेपर डोसा। उसके बाद देखिए कि उसी राइस को वो उसका केक भी बना लेते हैं। क्या करते हैं कि जो राइस का जो है वो उन्होंने ये बनाया, बैटर बनाया, उस बैटर को वो या राइस को खाली पीस के उसको सुखा लेते हैं, उसको गोल गोल उसमें कुछ पैक करके उसको किसी चीज़ में सुखा देते हैं, तो उसको वो राइस केक कहते हैं। और उसको वो कट करके चटनी के साथ, अचार के साथ, या जो भी चीज़ अवेलेबल है, सांभर, रसम, उसके साथ वो खाते हैं। ठीक है,
मतलब राइस का इतना वैरायटी का वो चीज़ बनाते हैं, ठीक है, जहाँ की उसके अलावा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि कहीं जा रहा है तो राइस केक बना के रख लिया, उसके साथ बस थोड़ा सा चटनी मिल जाए या कुछ भी मिल जाए या थोड़ा सा नमक मिर्च वगैरह कुछ भी मिल जाए, खा लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। उसके बाद देखिए कि राइस और इडली या वड़ा ये सब तो आप जान ही रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ राइस भी देखिए, राइस को जो है वो कभी हल्का फ्राई कर लिया, फ्राइड राइस बना लिया, तो लेमन राइस बना लिया, तो कर्ड राइस बना लिया, तो जीरा राइस बना लिया, तो बिरयानी बना लिया। देर आर सो मेनी आइटम्स दैट दे मेक फ्रॉम राइस, ठीक है। तो एंड व्हाट इज राइस? राइस इज बेसिकली द फूड ग्रेन। सो food grains are very important for our food, क्योंकि फूड क्या है, जो सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड का, दैट इज एनर्जी। फूड इज कंज्यूम्ड फॉर एनर्जी, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड ग्रेन से मिलता है। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज फूड ग्रेन्स। और भी चीज़ों से मिलता है बट दे आर एक्सपेंसिव। द चीपेस्ट सोर्स इज फूड ग्रेन्स, एंड because they are cheap and because they are the staple part of our diet, so they are important for the food security. अगर हमें लोगों का पेट भरना है, लोगों को हमें एनर्जी देना है, आप सभी लोगों को अंगूर खिला पाएंगे? अंगूर से भी एनर्जी मिलता है। सर अंगूर, अंगूर ग्रेप्स, तो ग्रेप्स से भी एनर्जी मिलता है। क्या आप सबको ग्रेप खिला पाएंगे? इतना है हमारे पास पैसा? किशमिश किशमिश उसके जगह पर यूज करेंगे चाय, तो इससे एनर्जी मिल जाएगा उसके जगह पर। ये हर चीज़ में एनर्जी है, मैंने कहा ना, लेकिन ये महंगी चीज़ है। हर कोई आप उतना ज़्यादा अफोर्ड हर किसी के लिए नहीं कर सकते हैं। कहा जाए कि सरकार सबको खिलाए पेट भरने के लिए, तो क्या अंगूर सबको दे पाएगी? सबको किशमिश दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। बट ग्रेन्स वी आर एबल टू प्रोवाइड टू एवरीवन। सर ये कह रहे हैं कि मुनक्का अंगूर से ही बनता है, मुनक्का है, और ये किशमिश में क्या अंतर है? मुनक्का जो एक अलग वैरायटी होता है अंगूर का, उससे बनता है, अंगूर से नहीं बनता। किशमिश किशमिश ये दूसरे अंगूर से, हम्म मुनक्का दूसरे अंगूर हम्म से। हम्म हम्म तो बेस्ट कौन सा होता है? दोनों के अपने फायदे हैं। दो एनर्जी के लिए दोनों अलग अलग टाइप का है। देखिए, एनर्जी जो है वो ज़्यादा आता है किशमिश से, एनर्जी हाँ, लेकिन मुनक्का के और बेनिफिट्स होते हैं ज़्यादा बॉडी के लिए। मतलब क्या फायदा करता है? कई तरह का हम लोग का बॉडी को, ऑर्गन्स को, लीवर को, ये सब को बढ़िया रखता है, अच्छा, डाइजेशन को ठीक रखता है, हार्ट को शक्ति देता है, उसके एडेड बेनिफिट्स हैं। एनीवे, आई महंगा होता है? नहीं, महंगा तो नहीं होता है, थोड़ा महंगा होता है। 80 रुपया 250 ग्राम किशमिश खरीदते हैं। 80 रुपये 250 ग्राम खरीदते हैं ना, तो मुनक्का जो है लगभग वो आपका 150 रुपये का 250 ग्राम आता है। ओके, नाउ वी विल सी द सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अभी मैंने आपको फूड ग्रेन्स के बारे में इतना बताया, तो आप समझ गए कि फूड ग्रेन्स किसी के लिए एज ए फैमिली, एज ए पर्सन और एज ए कंट्री, एज ए स्टेट कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमें मिलते हैं फूड ग्रेन्स। हाउ डू वी गेट द फूड ग्रेन्स? पॉइंट्स में देखेंगे पहले। देखिए, अभी आप नोट्स में देख रहे होंगे कि बगल में आपको बॉक्स में दिया हुआ है पॉइंट्स। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, द वे ऑफ राइटिंग। पहले आपको पॉइंट्स में दे दिया जा रहा है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन उसका दिया जा रहा है। तो सी हाउ ब्यूटीफुली दे आर प्रेजेंटिंग। The first point is
sources of food grains, extensive farming. Second point is agricultural policy. Third point is import policy. And fourth point is policy of surplus production. देखिए, सबसे पहले देखेंगे एक्सटेंसिव फार्मिंग। व्हाट इज एक्सटेंसिव फार्मिंग? आपको याद है, ज्योग्राफी में पढ़ाया था आपको। देखिए, एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं जब हम बड़े फील्ड्स में, बड़े खेतों में कम लोगों की मदद से मशीन्स वगैरह का यूज़ करके, इरिगेशन का यूज़ करके, गुड वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करके, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके जब लार्ज क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव फार्मिंग, विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। एशिया में है, चाइना, इंडिया, ये सब देश में, एशिया में इंटेंसिव फार्मिंग। उसमें क्या होता है? उल्टा होता है। खेत छोटे छोटे होते हैं, काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा पैसा अवेलेबल नहीं होता है कि मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें मैनुअली होती है, दवा का छिड़काव, खाद डालना, बीज डालना, ये सब आदमी ही करते हैं। रोपाई करना, कटाई करना, सब आदमी करते हैं। तो इट इंगेजेस मोर वर्कर, मोर लेबरर्स, and the farm area is small, and the farming is done to satisfy personal needs. किसान जो है ज़्यादातर यहाँ अपने खाने भर के लिए उगाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा बहुत बेच पाता है तो बेच पाता है, ज़्यादातर जो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास ज़मीनें छोटी छोटी हैं, उसमें कितना उगाएंगे। अपना काम चल जाता है, थोड़ा बहुत बच जाता है, उसको बेच लेते हैं। So in Asia we have intensive farming, small field, more number of workers, less production, less capital, less irrigation, less use of machines। तो इसका उल्टा है एक्सटेंसिव फार्मिंग। फार्म बहुत बड़े बड़े होते हैं, लोग काम करने वाले कम होते हैं, मशीनों से सारा काम होता है, ट्रैक्टर से, वहाँ दवा भी छिड़काव होता है तो वो हेलीकॉप्टर से या प्लेन से होता है। उस तरह के छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं जो इन सब कामों में यूज़ किए जाते हैं। दवा छिड़कना है, पानी से पानी पटाना है, या और कुछ तरह का। उस जब कटिंग होता है तो वो बड़े बड़े मशीन्स, हार्वेस्टर्स, कंबाइन से होता है। एक आदमी मिलके सैकड़ों हेक्टेयर काट लेता है फटाफट। So that is called extensive farming, which is mostly practiced in Canada, USA and European countries. So extensive farming में ज़्यादातर ग्रेन्स उगाए जाते हैं, वीट, मेज़। यूएस और कनाडा में मेज़ उगाया जाता है, इधर यूरोपियन कंट्रीज में वीट उगाया जाता है और कहीं राइस होता है। सो दिस इज एक्सटेंसिव फार्मिंग। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल पॉलिसी। कहा जा रहा है एग्रीकल्चरल पॉलिसी। एग्रीकल्चरल पॉलिसी का मतलब हुआ कि सरकार किस तरह की पॉलिसी बना रही है एग्रीकल्चर को लेकर। क्या
एग्रीकल्चर पर ध्यान दे रही है सरकार? क्या किसानों की मदद कर रही है सरकार? किसानों के लिए सुविधाएं दे रही है? क्या सरकार अनाजों की खरीद बिक्री में मदद कर रही है? इन सब रूल्स और रेगुलेशंस को ही हम कहते हैं एग्रीकल्चरल पॉलिसी। आप समझ सकते हैं कि अगर सरकार एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं देगी तो क्या होगा? एग्रीकल्चर का आउटपुट कम हो जाएगा। आउटपुट कम हो जाएगा तो हमें अनाज कम मिलेगा, अनाज महंगा हो जाएगा। दूसरी तरफ सरकार अगर एग्रीकल्चर पर काफ़ी ध्यान देगी, किसानों की मदद करेगी, उन्हें सुविधाएं प्रदान करेगी, तो क्या होगा? किसान ज़्यादा अनाज उपजाएंगे, ज़्यादा एग्रीकल्चर से फूड ग्रेन्स मिलेंगे तो वो हमें चीप भी अवेलेबल होगा और जितना ज़रूरत हो उतना अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज एग्रीकल्चरल पॉलिसी। थर्ड पॉइंट इज इम्पोर्ट पॉलिसी। कई बार बहुत सारे फूड ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो किसी देश में वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से नहीं उगते हैं, तो वैसे में अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं? दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं। तो किस अनाज का इंपोर्ट या किस फूड मटेरियल का इंपोर्ट किया जाएगा, कितना किया जाएगा, कब किया जाएगा, किस रेट पर किया जाएगा, सरकार उसके लिए क्या करेगी, इन सब बातों को हम कहते हैं इंपोर्ट पॉलिसी। ये सरकार कानून बना के तय करती है। सरकार सपोज कानून करके बंद कर दे, कहे कि गेहूं का इंपोर्ट नहीं होगा, तो फिर कोई भी गेहूं नहीं मंगा पाएगा देश में। तो किन चीज़ों को विदेश से हमें मंगाना है, कितना मंगाना है, किस प्राइस पे मंगाना है, कहाँ से मंगाना है, इन सब बातों को इंपोर्ट पॉलिसी में कहा जाता है। तो नेचुरल बात है, आप समझ सकते हैं कि इंपोर्ट पॉलिसी भी अफेक्ट करती है। मान लीजिए देश में अनाज की कम उपज हुई है और सरकार अड़ी हुई है कि हम अनाज इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? देश में अनाज कम अवेलेबल होगा, महंगा हो जाएगा, लोगों में भूख हो जाएगी, अनाज के लिए मारामारी हो जाएगी, भूखे रह जाएंगे लोग क्योंकि अनाज महंगा हो जाएगा, गरीब लोग नहीं खा पाएंगे, भूखमरी हो जाएगी। तो अनाज कितना अवेलेबल हो रहा है देश में, ये इंपोर्ट पॉलिसी पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। सरकार की क्या नीति है? सरप्लस मतलब ज़्यादा, प्रोडक्शन उत्पादन। क्या वो कितना उत्पादन चाह रही है सरकार, ये भी एक पॉलिसी होता है। किस अनाज को कितना उत्पादन करना चाहता है। मान लीजिए सरकार कहता है कि इस साल गेहूँ हम ज़्यादा नहीं उपजाएंगे, हम चावल ज़्यादा उपजाएंगे, तो नेचुरल है कि किसान गेहूँ कम बोएगा, चावल ज़्यादा बोएगा। चावल ज़्यादा होगा, अनाज ये गेहूँ नहीं होगा। अगले साल मान लीजिए सरकार बदल जाती है, वो कहती है कि नहीं हमें गेहूँ ज़्यादा उपजाना चाहिए, हम गेहूँ उपजाएंगे, चावल नहीं उपजाएंगे, तो क्या होगा? किसान गेहूँ उपज करेगा, चावल कम करेगा, मार्केट में गेहूँ ज़्यादा अवेलेबल होगा, चावल कम। तो इस तरह से किस फसल को कितना उगाना है,
ये भी सरकारें तय करती हैं। उसकी इस पॉलिसी को कहते हैं पॉलिसी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। तो ये 4 पॉइंट्स है जिस पर हमारा डिस्कशन चलेगा। मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया आपको, चारों के बारे में देखते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स। आफ्टर डिस्कसिंग द काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स we shall now throw light on their sources and availability। कहा जा रहा है कि हमने जो अलग अलग किस्मों के फूड ग्रेन्स के बारे में पढ़ लिया, किस मौसम में पैदा होते हैं, अब हम उनके सोर्सेज, स्रोत जहाँ से वो हमें मिलते हैं, एंड अवेलेबिलिटी, कितनी क्वांटिटी में वो हमें मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है। तो सोर्सेज और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थ्रू द सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स एज पर नीड वी गिव एम्फेसिस ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। तो कहा जा रहा है कि थ्रू द मतलब जहाँ से हमें स्रोत से मिलता है अनाज, तो उसी के अनुसार हम अपने ज़रूरत के अनुसार जो है हम अनाज कितना जो है हमें पैदा करना है, लोगों को देना है, इस बात को हम अपना ध्यान देते हैं। समझ रहे हैं? जितनी हमें ज़रूरत होती है, तो हम देखते हैं कि इस साल हमें कितनी ज़रूरत है फूड ग्रेन्स का, उसके आधार पर ही हम जो हमारे स्रोत हैं उन पर जो है हम जोर देते हैं कि कहाँ से हमें कितना अनाज उपजाना है। जस्ट 1 मिनट। ओके। एक्सटेंसिव फार्मिंग is considered as the chief source of food grains। कहा जा रहा है कि जो एक्सटेंसिव फार्मिंग है, थोड़ा सा यहाँ डाउट हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए एनीवे, सो अभी मैंने आपको जैसा एक्सप्लेन किया था एक्सटेंसिव फार्मिंग, तो आपको पता है कि हमारा फूड ग्रेन्स मेनली कहाँ से आता है? एक्सटेंसिव फार्मिंग। ये जो है मेन सोर्स है फूड ग्रेन्स का। द बेटर द एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ अ नेशन और स्टेट इज, द मोर इज द ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। कहा जा रहा है कि जिस देश की या जिस राज्य की एग्रीकल्चरल पॉलिसी, यानी एग्रीकल्चर के बारे में उसकी क्या नीति है, क्या नियम कानून है, क्या उसकी सोच है, तो ये एग्रीकल्चरल पॉलिसी जितनी अच्छी होगी किसी देश की, किसी राज्य की, तो वहाँ उसकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अभी मैंने आपको समझा दिया है बात कि भाई सरकार जितना ध्यान देगी एग्रीकल्चर पर उतना ही उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ध्यान नहीं देगी तो उसका प्रोडक्शन घट जाएगा। ये इसी तरह की बात है कि जैसे कहा जाए कि भाई टीचर है, स्टूडेंट, अब टीचर स्टूडेंट पर जितना ध्यान देगा उतना ही उसका रिजल्ट अच्छा होगा उसके क्लास का, और जहाँ टीचर ने स्टूडेंट्स पर ध्यान देना बंद किया तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा।
उसी तरह है कि अगर सरकार एग्रीकल्चर पर ध्यान देगी, अच्छी नीति बनाएगी, उसके लिए पॉलिसी अपनी जो बनाएगी, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और जहां उसने नेग्लेक्ट किया एग्रीकल्चर को, तो एग्रीकल्चर डाउन हो जाएगा। ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज लाइक ड्रॉट, famine, earthquake, epidemic, etc., the source of food grains gets slackened. देखिए, कहा जा रहा है कि जब कभी प्राकृतिक विपत्ति आती है, आपदा आती है, जैसे सूखा, अकाल, भूखमरी, भूकंप, महामारी, ऐसी जब पर बड़ी समस्या, विकराल समस्या आती है हमारे सामने, तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमें फूड के सोर्सेज होते हैं, जो खाना, जो हमें फूड मटेरियल जहाँ से मिलता है, वो सोर्सेज सुस्त पड़ जाते हैं। स्लैकन मतलब ढीला पड़ जाना, सुस्त पड़ जाना, कमी हो जाना। तो जहाँ से हमें जो है फूड मटेरियल्स मिलता है, चाहे वो हम फूड ग्रेन्स की बात करें, चाहे हम हरी सब्जियों की बात करें, चाहे हम फलों की बात करें, जो भी कुछ फूड मटेरियल है, तो वो जो है उनका सोर्स जो होता है वो स्लो, मतलब प्रोडक्शन कम हो जाता है, आउटपुट कम हो जाता है। भाई नेचुरल बात है, आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं सूखा पड़ जाए तो वहाँ अनाज की पैदावार होगी? नहीं होगी। बारिश होगी नहीं तो अनाज कहाँ से पैदा होगा? तो वहाँ का आउटपुट क्या होगा? कम हो जाएगा एग्रीकल्चर का। कहीं कोई बड़ी बीमारी फैल गई, जैसे कोरोना में कोई बीमारी फैल गई, वैसे भी तो लोग क्या करेंगे? खेती करना कम कर देंगे, बाहर जाना कम कर देंगे, खेती बाड़ी में दिक्कत होगी। तो नेचुरल बात है कि वहाँ की जो उपज है वो कम हो जाएगी। उसी तरह कहीं भूकंप आ गया, ठीक है, तो वहाँ जो है लोग परेशान हो जाएंगे, जो है मुश्किलें हो जाएगी, और ऐसे में खेती करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जब भी नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं, वैसे समय में जो फूड के सोर्सेज होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं या सुस्त पड़ जाते हैं। इसी कारण ऐसे समय में क्या होता है कि अनाज की कमी हो जाती है, मारामारी हो जाती है, भूख से लोग मरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अनाज महंगा हो जाता है और पैसा होता नहीं है। So it is essential that agriculture should be very strong. इसलिए ये ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर किसी भी देश के बहुत मजबूत हो, ताकि मुश्किल हालात में भी वो लोगों का पेट भर सके। The fulfillment of food grains is inevitable as food is a basic need of human being. कहा जा रहा है कि अनाज का जो है उसको सप्लाई करना वो इनएविटेबल है, यानी कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको रोका नहीं जा सकता है, वो करना ही करना है। अगर आपने अनाज का सप्लाई बंद कर दिया तो लोग क्या होगा? भूख से मरने लगेंगे। सो टू कीप द पीपल लिविंग वी हैव टू सप्लाई द फूड ग्रेन्स, क्योंकि ये बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग का, द फूड। विदाउट फूड ए ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव। तो यहाँ तो हो गया, हमने देखा एक तो एक्सटेंसिव फार्मिंग और एग्रीकल्चरल पॉलिसी। नेक्स्ट है द इंपोर्ट पॉलिसी, स्टोरेज पॉलिसी एंड पॉलिसी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन हैव बीन कंसिडर्ड एज द अदर सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स। इस लाइन को समझेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। द इंपोर्ट पॉलिसी, मैंने आपको समझा दिया इंपोर्ट पॉलिसी क्या होता है, यानी किन चीज़ों का हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं
कितना करने जा रहे हैं, किस प्राइस पर करने जा रहे हैं और कहाँ से करने जा रहे हैं। ये सारी बातें प्रभावित करती है कि हमारे यहाँ क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होगा। मान लीजिए हमने अगले साल के लिए टारगेट बनाया कि हम दाल जो है वो नहीं मंगाएंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे, और संयोग से हमारे यहाँ भी किसान दाल कम बोते हैं, कोई दूसरी फसल बोते हैं, तो क्या होगा, देश में दालों की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और जिसके कारण दाल जो है वो महंगे हो जाएंगे। इस तरह इंपोर्ट पॉलिसी पर भी जो है फूड की अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। इंपोर्ट पॉलिसी समझ गए। नेक्स्ट है स्टोरेज पॉलिसी, इसको समझ लेते हैं। स्टोरेज पॉलिसी का मतलब होता है कि हम अनाज के या फूड ग्रेन्स या फूड के स्टोरेज को लेके हमारी क्या सोच है, क्या पॉलिसी है। क्योंकि आपको पता है कि जो हम उगाते हैं तो वो तुरंत खा नहीं जाते हैं, तो क्योंकि वो हमें अगले सीजन तक के लिए कम से कम लास्ट करने लायक होना चाहिए, क्योंकि अब अगली सीजन में ही उसके बाद ही अगली फसल आएगी। तो हमें कुछ तो अपना, जो किसान है मान लीजिए वो गेहूं उगा रहा है, तो कुछ तो अपना वो परिवार का पेट पालने के लिए रख लेगा अनाज अपने पास, बाकी अनाज को वो बेच देगा। तो उस जो अनाज बेच रहा है, तो सरकार की नीति होती है, उसके फैसले, उसके गाइडलाइंस होते हैं कि हमें कितना अनाज स्टोर करके रखना है आने वाले समय के लिए, कहाँ कहाँ स्टोर करना है, कितनी मात्रा में स्टोर करना है, किस क्वालिटी का स्टोर करना है, ये सब चीज तय किया जाता है। किस लिए स्टोर किया जाता है, ताकि जो अनाज को लगातार सप्लाई किया जा सके मार्केट में, और अगर कोई परेशानी आ गई, कोई समस्या आ गई, जैसे अभी हमने नेचुरल कैलामिटीज के बारे में पढ़ा कि कहीं आग लग गई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं जो है फसल खराब हो गई। कई बार मान लीजिए फसल पकी और ओले पड़ गए तो फसल खराब हो जाती है। तो फसल खराब हो गई, सूखा पड़ गया, या कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं महामारी फैल गई, तो ऐसी समस्याओं के समय हम लोगों को क्या खिलाएंगे, तो उसके लिए हम फूड ग्रेन्स को सरकार स्टोर करके रखती है मुसीबत वाली घड़ियों के लिए। तो उसी को कहा जा रहा है स्टोरेज पॉलिसी। एंड पॉलिसी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, तो हम आपको समझा ही दिए कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा उपजाना है, ताकि हम ज़रूरत इस्तेमाल करने के बाद भी हमारे पास कुछ बचा रह सके, क्योंकि ज़रूरतें कभी कभी घटती बढ़ती भी हैं। इस साल मान लीजिए कि गेहूं का खपत था 200 टन, और अगले साल जो है हो सकता है कि 220 टन हो जाए खपत। तो हम अगर 200 टन का टारगेट लेके हर साल अगर खेतीबाड़ी करवाएंगे किसानों से, और ज़रूरत हमें हो गई 215 टन की, 20 टन की, तो कहाँ से वो अनाज आएगा, तो लोग भूखे रहने लगेंगे, या कोई समस्या आ गई तो उस समय हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे लोगों की ज़रूरतें, और लोगों की मौत हो जाएगी। तो कितना प्रोडक्शन करना है, इसको हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। तो ये जो है कहा जा रहा है कि दीज हैव बीन कंसिडर्ड एज द अदर सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, इनसे, इनके कारण भी हमें फूड ग्रेन्स अवेलेबल होता है मार्केट में। Food grains are specially imported from other nations during disaster so that the people could be saved from hunger. कहा जा रहा है कि जब कोई आपदा आ जाती है, विपत्ति आ जाती है देश में, डिजास्टर आ जाता है, तो ऐसे समय में देश जो है दूसरे देशों से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता है, ताकि लोगों को भूख से बचाया जा सके। हर देश में उसकी ज़रूरत का हर अनाज नहीं उगता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक देश से दूसरे देश के बीच में
ट्रेडिंग करते हैं, जिसको ज़रूरत है जिस अनाज की उसको दे दिया, उससे हमें जो ज़रूरत था वो खरीद ली। तो इसको जो है अनाज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। देखिए, when there is increase in agricultural production or the production is surplus due to extensive farming, it becomes necessary to keep it safely, and so food grains are kept in big godowns। कहा जा रहा है कि जब भी हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ता है एक्सटेंसिव फार्मिंग के कारण या दूसरे कारणों से, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा अनाज उपज गया है उसको हम हिफाजत से कहीं रख दें। तो इसी के लिए जो है अनाज को, जो एक्स्ट्रा अनाज होता है या अनाज जो भी आता है सरकार के पास, उसको बड़े बड़े गोदामों में बड़ी सुरक्षा से रखा जाता है। Thus, the source of food grains kept in the godowns is largely helpful in calamities। तो ऐसे समय में ही गोदाम में रखा हुआ जो अनाज होता है, अगर कोई विपत्ति का समय आ जाता है देश पर या राज्य पर, या कोई आपदा आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो ऐसे समय में लोगों की ज़रूरत के लिए जो है यही अनाज काम आता है जो हमने गोडाउन में रख रखा होता है। तो ये हो गया स्टोरेज पॉलिसी के बारे में। अब देखिए, व्हेन द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर इज लिबरल, द फार्मर्स अंडरटेक फार्मिंग हैप्पीली एंड यूज न्यू टेक्निक्स इन इट। कहा जा रहा है कि जब गवर्नमेंट की जो नीति होती है एग्रीकल्चर पर वो लिबरल होती है, यानी फ्री। लिबरल का मतलब बहुत ही रिलैक्स्ड, टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, आसान। तो जब गवर्नमेंट की पॉलिसी एग्रीकल्चर के बारे में लिबरल होती है, द फार्मर्स अंडरटेक फार्मिंग हैप्पीली, तो वैसे में किसान जो है खेती का काम बड़ी खुशी से करता है, एंड यूज़ न्यू टेक्निक्स इन इट, और उसमें जो है वो नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल भी करता है। थ्रू दिस प्रोसेस दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर देन व्हाट इज नीडेड। तो इस प्रक्रिया के द्वारा वो जो है अपनी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा उपजा लेते हैं। इट्स मेन इम्पैक्ट इज सीन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसका जो मेन प्रभाव है वो कब देखा गया था? इमरजेंसी के समय, जब हमारे कांग्रेस सरकार के समय 75 में इमरजेंसी जो है लगी थी, 75 नहीं 71 में ही लग गई थी। तो उस समय ये अनाजों का जो हम जमा करके रखते हैं गोडाउन्स में, उसका प्रभाव देखने को मिला था कि बड़ी आसानी से हम लोगों को अनाज उपलब्ध करा पाए थे, खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई थी ज़्यादा लोगों को। The surplus produce overcomes the shortage of produce in future। दूसरी तरफ है कि अगर हम किसी साल अनाज या जो भी जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हो रहा है उसको ज़्यादा उपज कर लेते हैं, तो आने वाले सालों में अगर किसी साल 1-2 साल 4 साल में अगर किसी साल कम पैदावार होता है तो उस नुकसान का भी वो भरपाई कर देता है। द स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स इज द सिंबल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो इसीलिए कहा जा रहा है किसी भी एक मजबूत देश के लिए उसके जो अनाज का सप्लाई होता है, सोर्स होता है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी उसको मजबूत माना जाएगा। तो जिन देशों को जो है वो स्ट्रॉन्ग समझा जाता है वो अपने फूड ग्रेन्स का सप्लाई जो है उसके सोर्सेज को बड़े ही मजबूत रखते हैं, क्योंकि देश किन पर टिका होता है? देश लोगों से बनता है।
और लोग किस चीज़ से बनते हैं, वो अपना फूड से बनते हैं, फूड जैसा खाएंगे वैसा वो हो जाएंगे। तो अगर देश को मजबूत रखना है तो इसके लोगों को मजबूत रखना होगा, और लोग मजबूत कब रहेंगे, जब यहाँ अनाज उन्हें भरपेट खाने को मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि देखिए, देश जो है कहीं किसी से तनाव हो जाता है, किसी देश से लड़ाई हो जाती है, और ऐसे में अगर उसके सैनिकों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है लड़ाई के समय, तो सैनिकों का जो है वो मनोबल गिर जाता है, वो लड़ नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, भूखे से कमज़ोर हो जाते हैं, और ऐसे में वो देश हो सकता है कि लड़ाई हार जाए। ये लड़ाई की एक टेक्निक भी होती है कि जब दो देशों में जो आसपास है लड़ाई होती है, तो एक देश कोशिश करता है दूसरे के फूड सप्लाई को चौपट कर देने का, ऐसा कोशिश किया जाता है। तो जहाँ से मान लीजिए कोई रोड होती है जिससे ट्रक्स वगैरह अनाज वगैरह फूड लेके आते हैं, तो उस रोड को कोशिश किया जाता है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि कोई गाड़ी जो है अनाज और खाने पीने की चीज़ लेके नहीं आ सके। तो सैनिक भूख से अपने आप धीरे धीरे वो हार मान लेंगे, वो लड़ नहीं पाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएगा देश। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी देश को अगर मजबूत देश बनना है, मजबूत देश अपने आप का आपको बनाना है, तो उसके लिए अपना जो फूड ग्रेन्स का सोर्सेज है उसको मजबूत रखना पड़ता है। बहुत से देश का क्या हाल है कि वो फूड ग्रेन्स जो है ज़्यादा नहीं उपजा पाते हैं, वहाँ शायद उपजता नहीं है, या वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लग गए हैं ज़्यादा, या दूसरी चीज़ों में ध्यान। ऐसे में क्या है कि वो फूड ग्रेन्स के लिए किसी और देश पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और ऐसे में जो देश उसे फूड ग्रेन सप्लाई करता है वो उसे अपने इशारों पर नचाता है। तो अमेरिका जैसा देश बहुत देशों के साथ ऐसा ही करता है, उनको फूड ग्रेन सप्लाई करता है और उनको इशारे पे अपने नचाता है, जो कहता है वो करना पड़ता है। तो इसी तरह का वो व्यवहार नॉर्थ कोरिया के साथ भी करना चाहता था। नॉर्थ कोरिया है जहाँ ज़्यादा फसलें नहीं उगती है, और उस देश के लोग जो है वो कमज़ोरी से ज़्यादा मरते हैं, भूख से मरते हैं, जबकि वहाँ अनाज इतना नहीं उपजता है, लेकिन वो लोग जो है अपने डिफेंस, सिक्योरिटी और इन चीज़ों पर बड़ा खर्च करते हैं। तो इस कारण जो है अमेरिका से उसकी नहीं बनती है। कई देशों को एक समय, हमें भी अमेरिका ने फूड ग्रेन सप्लाई किया था, जिसमें मोरारजी देसाई का समय था, प्रधानमंत्री थे। तो हमारे यहाँ अनाजों की इतनी कमी हो गई थी कि जिसके कारण हमें फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना पड़ा था, और हमें झुकना पड़ा था ऐसे में अमेरिका के सामने, उसकी शर्तों के सामने, और हम आगे भी बहुत सालों तक उसके इससे झुके रहते थे, दबे रहते थे। इसीलिए बाद में जब शास्त्री जी जो है, तो नहीं, शास्त्री जी तो इंदिरा गांधी वगैरह जो बाद में आई या पहले थी, शास्त्री जी थे, तो उन लोगों ने अपने समय में जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था, कि एक तरफ जवान जो है वो देश को सुरक्षा दे, और दूसरी तरफ किसान जो है वो लोगों को भरपेट खाना दे, ताकि सिपाही हमारा भूखा नहीं रहे, आम आदमी भूखा नहीं रहे, और वो देश की हिफाजत या देश के लिए सही से काम करे। तो देश, कोई भी देश, जैसे फिलीपाइंस, ऐसे कई देश हैं कि जो यूएस पर डिपेंडेंट, इवन जापान, अब उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, नहीं तो पहले वो भी आज से 10-15 साल पहले तक वो जब यूएस पर पूरी, वो अपना फौज भी मेंटेन नहीं करता था। जापान जो है, जापान की कोई आर्मी भी नहीं थी पहले, क्योंकि वो खुद कोई ऐसा काम करता ही नहीं था, और वो सारे काम को यूएस को सौंपे हुए था कि हम पर कोई अटैक करेगा तो आपका फौज हमारी रक्षा करेगा, कोई हमें जो है मतलब किसी तरह का परेशानी करेगा या कुछ, या हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाएगा, तो आपकी जो है फोर्स जो है आके यहाँ उसको कंट्रोल करेगी। तो फिलीपाइंस है जो है, जापान है, या और कई देश हैं जो इस तरह से डिपेंडेंट थे यूएसए पर, और यूएसए उनसे मनमाना अपना जो है काम करवाता था।
तो जापान ने इसीलिए पिछले 8-10 साल पहले जो है अपना फौज फिर उसने डेवलप करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इतना कमज़ोर हो, क्योंकि जापान को क्या था एक समय कि हाँ हमें एक इंडस्ट्रियल नेशन बनना है, हमें एक औद्योगिक देश की तरह डेवलप करना है, तो वो अपने काम में लगा हुआ था। उसने यूएस को कहा कि भाई आप हमारा सिक्योरिटी देख लीजिए। तो इस चक्कर में उसने अपनी फोर्स आर्मी वगैरह भी मेंटेन नहीं किया। बाद में नतीजा ये हुआ कि उसको लोग बहुत कमज़ोर समझने लग गए और आसपास के देश कोरिया, चाइना वगैरह उसे और भी देश बहुत दबाव देने लग गए, उसका कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लग गए। तो ऐसे में जापान ने फिर जो है अपना इंडिपेंडेंट अपना आर्मी जो है मेंटेन करना शुरू कर दिया। यूथ का भर्ती होना शुरू हो गया, वहाँ की फ़ौज बनेगी, फ़ौज में भर्ती होना इस तरह से। तो धीरे धीरे उसने अपना बहुत कुछ था जो अभी यहाँ उतना हम बताना अभी उचित नहीं होगा। तो उसने अपने आप को यूएस से थोड़ा अलग किया और अपना सिक्योरिटी को लेके खुद कॉन्शियस हुआ, खुद अपने आप अपनी सुरक्षा करना शुरू किया। तो इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि एक मजबूत देश का जो सिंबल होता है तो वो उसका स्ट्रॉन्ग फूड ग्रेन्स का सोर्स होता है। तो इसीलिए कहा जाता है किसी भी देश को इतना अनाज जरूर उपजाना चाहिए कम से कम, जिससे कि उसके लोगों की भूख मिट सके, वो कुछ अपना स्टोर भी कर सके इमरजेंसी के लिए, किसी परेशानी आपदा ये सब समय के लिए, ठीक है, या लड़ाई वगैरह कभी हो जाए तो लड़ाई में, क्योंकि फिर सिपाहियों को ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा खर्च होता है अनाज वगैरह। तो ऐसे में हमें उस समय भी ज़रूरतों को पूरा कर सकें अनाज की ज़रूरतों को, तो इतना हमें उसको पैदा करना चाहिए, उगाना चाहिए और उसको स्टोर करके रखना चाहिए, नहीं कि बेच दिए सब पैसा। तो ये जो है हमारा जो है सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया कंप्लीट। 1 मिनट, समझ में आया? इसमें कहीं कोई डाउट है? ये सब समझ में आया। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। समझ में आ गया, इसका रिकॉर्डिंग में बात की गई है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। तो अभी तो हमने जो है सोर्सेज की बात की, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स की बात की। कई बार क्या होता है कि फूड ग्रेन्स अवेलेबल तो है लेकिन बहुत लो क्वालिटी का होता है। जैसे कहने को तो आज हमारे स्टॉक में बहुत सारा अनाज होगा सभी गोदाम में, या जो पैदावार होती है अनाज की तो वो अनाज खरीदा जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन ये देखने में आया है कि जो सरकार अनाज खरीदती है वो सामान बहुत लो क्वालिटी का होता है। लोग क्या करते हैं कि जो बढ़िया अनाज होता है उसको मार्केट में बेच देते हैं और जो उतना बढ़िया नहीं रहता है उसको जो है सरकार के पास बेच देते हैं, क्योंकि सरकार तो अपने नियम से बंधी होती है, उसको जैसा नियम कहा है वैसा अनाज लेना ही पड़ेगा। जबकि जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं या मार्केट में है वो अनाज वो कहते हैं कि भाई हम जो कीमत देंगे तो हम जैसा क्वालिटी खोजते हैं वैसा लेंगे, हम लो क्वालिटी का नहीं लेंगे। तो क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एक जो है बड़ा मुद्दा बन जाती है। क्यों? क्योंकि निश्चित बात है कि देखिए आपको भी कोई खाना देगा और खाना अच्छा क्वालिटी का नहीं हो, अनाज जो है वो ख़राब हो या उसमें कीड़े लगे हों या सड़ा हुआ हो या उसका स्वाद बदला हुआ हो, तो आप खाना चाहेंगे? नहीं खाना चाहेंगे, कोई भी नहीं खाना चाहेगा। तो क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स भी ज़रूरी एक बात आ जाती है, एक ज़रूरी मुद्दा हो जाती है। वी विल स्टडी दिस। The availability of food grains in the form of food reflects that we are independent in terms of food grains। कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो अनाज अवेलेबल है, मौजूद है खाने के रूप में, ये इस बात को साबित करते हैं, बताते हैं कि हम अनाज के मामले में इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है अनाज के मामले में।
द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस ऑन फूड ग्रेन इज द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। ये कहा जा रहा है कि अगर हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, यानी हम दूसरों पर डिपेंड न करें। क्योंकि होता क्या है, देखिए यहाँ समझिए कि अगर हम दूसरे पर डिपेंडेंट हैं तो हम फिर उसके आगे मजबूर हो जाते हैं, उसकी शर्तों में बंध जाते हैं। मान लीजिए कोई देश हमें फूड ग्रेन्स हम उससे लेते हैं, सप्लाई करता है हमें, और वो कहता है कि देखिए आप चाइना से हाथ नहीं मिलाइएगा, या किसी देश का नाम लेता है कि आप उससे हाथ नहीं मिलाइएगा, तो अब आप बंध जाते हैं उसकी शर्त से, क्योंकि वो आपको फूड ग्रेन सप्लाई कर रहा है, तो आप उस देश के साथ किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं करेंगे। तो इस तरह, या कभी लड़ाई हो गई किसी देश से और ऐसे समय हम डिपेंडेंट हैं दूसरे पर, तो वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो हमें फूड ग्रेन्स देगा या नहीं देगा, और हमारी हालत जो है बुरी हो जाती, क्योंकि अगर सैनिकों को अनाज नहीं मिला खाने को तो वो भूखे पेट लड़ नहीं पाएंगे और हम लड़ाई हार जाएंगे। या ऐसे समय में अपनी शर्तें मनवाने के लिए भी एक बड़ा ये अच्छा मौका होता है। तो जो देश हमें फूड मटेरियल सप्लाई करता है, फूड ग्रेन सप्लाई करता है, वो ऐसी शर्तें जो है ऐसे ही समय में मनवा लेती है जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि अगर आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आज़ाद बनना है, कि ताकि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहें, तो उसके लिए जो है आपका फूड ग्रेन्स जो है वो अच्छा क्वालिटी का और सही अमाउंट में होना चाहिए। एज सच मोर अटेंशन शुड बी पेड ऑन क्वालिटी कंपेयर टू क्वांटिटी। और आज के समय में जो फूड ग्रेन्स पैदावार हो रहे हैं उसकी हमें क्वालिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत होता है ज़्यादा, बजाय क्वांटिटी के, क्योंकि क्वालिटी भी ज़रूरी है। अब आपको भूख लगी हुई है और आपके सामने 5 किलो कीड़ा लगा हुआ अनाज रख दिया जाए, तो आप खा पाइएगा? आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं, भूख तो लगी हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसमें ढेर सारा कीड़ा लगा हुआ है, तो आप उसको खा नहीं पाएंगे। तो उसी तरह यहाँ कहा जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स भी बहुत ही ज़रूरी होता है, और अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें फूड ग्रेन्स का क्वालिटी को मेंटेन करना होता है, और हमें क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देना होता है क्वांटिटी से। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ठीक है आपके पास बहुत अनाज है, लेकिन ज़्यादातर अनाज में कीड़े लगे हुए हैं, तो कोई उसको खरीदना चाहेगा? कोई उसको खाना चाहेगा? नहीं खाना चाहेगा। तो क्वालिटी पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है कि ठीक है वो ज़्यादा ना भी हो लेकिन अच्छे क्वालिटी का हो। अब कहेंगे कि क्वालिटी से क्या मतलब होता है, फूड ग्रेन का क्वालिटी का क्या मतलब? तो फूड ग्रेन का क्वालिटी का मतलब है कि जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो होना चाहिए, यानी कि जैसा वो उसका जो देखने में टेक्सचर जिस तरह का हो, उसका रंग जिस तरह का हो, उसका गंध जिस तरह का हो, और साथ ही साथ उसको खाने में कैसे पका सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और खाने के बाद वो कितना हमें जो है न्यूट्रिशन देता है, यानी एनर्जी, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल जो भी उससे मिलता है वो कितना मिल रहा है। अगर वो मिल रहा है सही मात्रा में, अच्छी मात्रा में, तो हम कहेंगे कि अच्छे क्वालिटी का फूड ग्रेन है। या अगर वो वैसा चीज़ नहीं मिल पा रहा है, उतना बढ़िया ग्रेन्स नहीं है, टूटा फूटा अनाज है, या उसमें कीड़े लगे हुए हैं, या चूहों ने खा रखा है, ऐसा अनाज मिलता है, तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। तो क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन से आप समझ गए। इन दिस कनेक्शन अगेन देयर आर वेरियस assumptions रिगार्डिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पीपल। यहाँ कहा जा रहा है कि ये सब हम जो बातें चर्चा कर रहे हैं, इन सब के पीछे भी कुछ हमारे एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, यानी कुछ बातें जिनको हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या?
एक जैसे रिगार्डिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पीपल, कि लोगों की जो मिनिमम कितनी नीड होती है अनाज की, ये सब बातों को हम एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, it is estimated that a woman working in home requires food with 3100 calories every day, while a teacher or a person working in an office needs 2000 calories per day. On the other hand, the need of calorie for a general active person like doctor, engineer and tailor is 3000. देखिए कहा जा रहा है, अब यहाँ कैलोरीज की बात आ गई। एनर्जी, मैंने कहा फूड ग्रेड क्या हमें देते हैं, मोस्टली ज़्यादातर हमें उससे एनर्जी प्राप्त होता है, और एनर्जी को हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं, कैलोरीज में मेज़र करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जैसे हम जब ये बातें करते हैं कि किस क्वालिटी का फूड ग्रेन होना चाहिए या क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए वगैरह, तो हम वहाँ पर कि लोगों की कितनी ज़रूरतें हैं इस बात को लेके हम कुछ जो है अंदाज़ा या ये मान लेते हैं, कुछ क्या बोले, एक अनुमान रख लेते हैं मन में कि हाँ इतना उसको ज़रूरत होगा, इतना खाएगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक जो है एक महिला है जो घर में काम करती है, उसको डेली 3100 कैलोरी की ज़रूरत होती है, जबकि एक टीचर जो है या एक पर्सन जो है वो अगर एक ऑफिस में काम करता है तो उसको मात्र 2600 कैलोरी की ही ज़रूरत पड़ती है। हेलो। हाँ यस अभिषेक, हाँ हाँ। तो यहाँ जो है हम देख रहे थे कि एक जो महिला घर में काम करती है, क्योंकि उसे बहुत तरह का काम करना होता है घर में, तो उसकी ज़रूरत जो है ज़्यादा होती है, यानी 3100 कैलोरीज उसको ज़रूरत होती है। जबकि वहीं एक जो है अगर महिला पढ़ाने का काम करती है, टीचर है या एक आदमी है जो ऑफिस में काम करता है, तो उसको वहाँ चूँकि ज़्यादा शारीरिक काम नहीं करना होता है तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम ही होती है, जैसे 2600 कैलोरीज एक दिन में उसे ज़रूरत होती है। लेकिन अगर एक जनरली एक्टिव पर्सन की बात करें जिसे कई तरह का काम जो है करना होता है, तो जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, टेलर है, इनको शरीर से भी काफ़ी काम करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत जो है वो लगभग 3000 कैलोरी डेली की होती है। तो इसका मतलब उन्हें ज़्यादा फूड ग्रेन्स चाहिए। सिमिलरली एन इंडस्ट्रियल लेबर रिक्वायर्स 3600 कैलोरी। अगर एक फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर की बात करें, उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूर की बात करें, तो उसे काफ़ी शरीर से काम करना पड़ता है और इसलिए उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसे डेली लगभग 3600 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। From the above example, it is clear that the need of the unit of calorie value is different among the persons of different working class. तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के कामकाज रोजगार में लगे हुए लोगों की एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है डेली की, वो अलग अलग होती है। If the people get food in accordance with the calorie needs, they are self-satisfied and prove themselves as skilled and successful workers. देखिए ये सब जितनी लाइनें हैं बहुत बढ़िया लाइनें हैं, ठीक है, इन सबको अच्छे से समझिएगा और लिखने में इस्तेमाल करिएगा, लिखने में, बोलने में, ठीक है। ये बड़े ही सुंदर ढंग से बनाए गए सेंटेंस हैं। हाँ देखिए, कहा जा रहा है कि अगर लोगों को उनके ज़रूरत के अनुसार, यानी जितना एनर्जी का ज़रूरत उनको होता है उसके अनुसार अगर उनको खाना मिल जाए तो उनको संतोष हो जाता है, उनका मन भरता है, पेट भरता है।
और वो अपने आप को अच्छे कुशल काम करने वाले की तरह साबित कर देते हैं। यानी कि वो अपना काम बड़ा मन लगा के करते हैं, बड़े अच्छे से करते हैं, बड़े कुशलता से, स्किल के साथ करते हैं। क्योंकि नेचुरल बात है, आदमी काम करेगा तो उसको मन लायक अगर खाना मिल जाए तो इससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत, उसकी मांग नहीं होती है। उसको बढ़िया खाना चाहिए जो उसे अच्छा भी लगे, उसके मन को भी भाए और उसको उतना एनर्जी भी दे जितना एनर्जी की उसको ज़रूरत है। और अगर ऐसा हो जाए तो वो अपने काम को बड़े मेहनत से करता है, बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से करता है और इस तरह बहुत अच्छे ढंग से काम को पूरा करता है। प्रेमचंद ने, जो हमारे यहाँ के जो है एक नॉवेलिस्ट थे, नॉवेल्स उपन्यास लिखा करते थे, खासकर रूरल लाइफ के बारे में ज़्यादा लिखा है उन्होंने। और उनका एक कहावत था कि भरपेट भोजन मिल गए तो भाग मानो खुल गए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर उन्होंने कहावत कही कि भरपेट भोजन मिल गए तो भाग मानो खुल गए। अगर भरपेट भोजन एक गांव में रहने वाले आदमी को मिल गया तो उसे इतनी खुशी होती है कि लगता है कि जैसे मेरा भाग्य खुल गया। तो द फूड, if one person gets sufficient food according to his needs and desires, he is self satisfied and he takes his work very well, he performs his work very well with a lot of skill, lot of focus and lot of enthusiasm. So it is necessary to understand the importance of quality of food grains along with its yield. तो इसके लिए, इसी के लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उसके उपज के साथ साथ। जैसे आप कहीं खाने जाते हैं या आपको डेली आप अपना काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, और उसके बाद खाना आपको मिलता है और खाने मान लीजिए आपको चावल में कंकड़ मिल रहा है या चावल बढ़िया नहीं है, पका हुआ ठीक आपके स्वाद के अनुसार नहीं है, दाल सब्जी वगैरह आपके हिसाब से नहीं है, जो आप खाते हैं, जो पसंद करते हैं वो चीज़ें नहीं हैं या ठीक से नहीं पकी हुई हैं, तो क्या होता है, आप बेमन से खाना खाते हैं या नहीं भी खाते हैं। और जब बेमन से खाते हैं या नहीं खाते हैं तो क्या होता है, वो खाना ठीक से आपको पचता नहीं है, आपका मूड भी खराब होता है और आपको एनर्जी भी पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि आपने ठीक से खाया नहीं मन से। ऐसे खाने के बाद अगर आपको कोई काम करना है, पढ़ना है कोई, तो क्या उसमें आपका मन लगेगा? आपका मन में गुस्सा होगा खाली कि ओह कैसा खाना खाया, इस खाना नहीं मिला। आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और काम में जितने एनर्जी होनी चाहिए, जितना जोश उमंग होना चाहिए, वो आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको पसंद का खाना नहीं था या जैसा क्वालिटी का खाना मिलना चाहिए वैसा नहीं था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि खाने की क्वालिटी भी होना, ठीक है, मान लीजिए आपको खूब सारा आपको अनाज था, खाना था, लेकिन वो खराब था, उसमें कोई स्मेल आ रहा था, या वो जो है उसमें कंकड़ वगैरह थे, या ठीक से पका हुआ नहीं था, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, तो ऐसे में जो है आदमी को मन उचट जाता है। भले ही आपको ढेर सारा खाना मिल जाए, लेकिन वो अच्छा नहीं, आपके पसंद का नहीं है, तो आप उसको नहीं खा पाएंगे। तो इसी के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि हमें फूड ग्रेन्स का क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी को ही मिलता है, मान लीजिए कोई राशन से अनाज लेने जाता है और वहाँ उसको कीड़ा लगा हुआ मिल जाता है अनाज, तो क्या उसका मन टूट जाता है कि अरे ये लोग सड़ा हुआ अनाज दे रहे हैं, कीड़ा लगा हुआ है अनाज। तो कोई भी आदमी चाहता है कि हमें अच्छा, देखिए लोग इतना जाते हैं सब्जी खरीदने, बाजार जाते हैं सब्जी फल सब्जी खरीदने, कितना चुन चुन के लेते हैं। देखिए कभी कभी तो आप देखते हो कि लड़ाई रहती है सब्जी बेचने वाले और कस्टमर में, कहेगा भाई साहब इतना चुन के नहीं लीजिए, ये कह रहे भाई पैसा दे रहे हैं तो हम चुन के नहीं लेंगे, हम क्यों खराब ले लें या पुराना सब्जी ले लें। तो एक छोटे छोटे जो है एक एक सब्जी के लिए जो है इतना वो कॉन्शियस होता है कि हम अच्छा खाएं, अच्छा चुन के लें। देखिए लोग चुनने वालों को
एक एक टमाटर लेंगे तो एक एक चुन के लेंगे, एक एक नींबू लेंगे तो दम देख के चुन के लेंगे। तो यानी कि पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फूड, द क्वालिटी ऑफ देयर फूड। तो इसीलिए अगर आपको दे दिया जाए 1 किलो, कोई कहे कि लीजिए 1 किलो सड़ा टमाटर ले लीजिए, तो आप उसको लेंगे, बोलेंगे कि नहीं ये हम क्या करेंगे, हम खा ही नहीं पाएंगे तो हम लेंगे इसको। तो क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्वालिटी। क्वांटिटी तो है ही, लेकिन क्वालिटी भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स भी होना चाहिए, यानी कि उसमें जो उसका जो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका कलर है, उसका टेस्ट है, उसका टेक्सचर है, साइज है, ये बाहरी चीज़ों के अलावा उसका अंदर जो न्यूट्रिशन है वो भी पूरा होना चाहिए, ताकि वो जितना लोग का एनर्जी रिक्वायरमेंट है या और तरह का न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। So this is the reason the quality of food grains is also very important along with the quantity. देखिए, a qualitative aspect of food grains creates healthy life and healthy thought among people. कहा जा रहा है कि अगर अच्छा किस्म का अनाज या खाना लोगों को मिलता है तो वो उनको एक हेल्दी यानी स्वस्थ आदमी बनाता है, स्वस्थ मनुष्य बनाता है, स्वस्थ जीवन देता है और उन्हें अच्छा विचार देता है। यानी कि आप जानते हैं कि एक कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन वास करता है। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो अगर एक हेल्दी बॉडी होगा तभी उसका माइंड हेल्दी होगा, और जब हेल्दी माइंड होगा तो वो अच्छे काम करने का, कुछ अचीव करने का सोचेगा, कुछ अच्छा कुछ क्रिएटिव करने का सोचेगा। और जब उसका माइंड हेल्दी नहीं होगा, सिक होगा, तो क्या करेगा वो उल्टी सीधे खुराफात करने का कोशिश करेगा, वो कुछ नष्ट करने का, तोड़फोड़ करने का सोचेगा, लोगों को कुछ नुकसान करने का सोचेगा, कुछ बिगाड़ने का सोचेगा कुछ बनाने की जगह। तो द स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द बॉडी। अगर आदमी हेल्दी है, खुश है, उसका स्वस्थ है, आप देखिए खुद ही, स्वस्थ है आदमी तो अपने आप उसका मन खुश रहेगा, वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचेगा, वो उस दूसरे की मदद करेगा, अच्छे काम करेगा। और उसी की जगह आदमी अगर एक बीमार है, परेशान है, तो वो क्या है, अच्छा नहीं सोच पाएगा दूसरे के बारे में, या कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। So a healthy life is very important and it can only be given by good quality of food and food grains. देखिए, the proper and successful disposal of work by people is indicator that they are getting qualitative and good food. बहुत अच्छा ये सब लाइन है, सबको अच्छे से पढ़िएगा, कई बार दिमाग में बिठा लीजिएगा, लिखने की बोलने की कोशिश करिएगा, रीडिंग दीजिएगा। कहा जा रहा है कि अगर कहीं के लोग, किसी जगह के लोग अपने काम को बड़े अच्छे ढंग से पूरा कर रहे हैं और उसको सही तरीके से और बढ़िया ढंग से उसको पूरा कर ले रहे हैं काम को, तो ये साफ साफ बताता है कि उस जगह के लोगों को खाना बढ़िया मिल रहा है, अच्छा खाना और क्वालिटी का खाना मिल रहा है। ठीक है, अगर आप कहीं जाते हैं और आप देखते हैं कि एक डॉक्टर है, बड़े अच्छे से अपना पेशेंट सबको देख रहा है, अटेंड कर रहा है, सबको दवा लिख रहा है, जो भी जांच वगैरह, अपना ड्यूटी पूरा दिन भर का बढ़िया से कर रहा है, तो इसका मतलब आप उसको देख के क्या मानते हैं कि हाँ भाई, इनको अपना हर तरह का जो भी फैसिलिटी है वो ठीक से मिल रहा होगा, तभी अपना कामकाज ठीक से कर पा रहा है। तो और उसमें बेसिक सबसे क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, सबसे पहले रोटी, फूड ठीक से मिल रहा होगा तभी वो खुश मिजाज होगा, तभी वो अपना काम ठीक से कर पाएगा, एनर्जेटिक वे में काम कर पाएगा।
जिसको फूड नहीं मिलेगा उसका मूड अच्छा रहेगा, वो लोगों से अच्छे से बात करेगा, उसका मन में खीज हुआ रहेगा, गुस्सा रहेगा कि अरे खाना अच्छा नहीं मिला। किसी से अच्छे से बात नहीं करेगा, गुस्से में बात करेगा, कोई कुछ परेशान होगा तो उसको और वो डांट देगा, उसको कोस देगा कि अरे पता नहीं क्या परेशानी है। ही इज नॉट इन अ गुड मूड, सो ही विल नॉट इंटरैक्ट वेल विद द पीपल, ही विल नॉट बी एबल टू थिंक वेल, उसको अच्छे विचार नहीं आएंगे क्योंकि वो अपने कष्ट में है, गुस्से में है, तो वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा या दूसरे के बारे में बुरा सोचेगा। वो अपने काम को मन लगा के नहीं करेगा, बहुत शिकायत करेगा। देखिए जो लोग शिकायत बहुत करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत शिकायत करते हैं किसी चीज़ के बारे में, खाली शिकायत खाली शिकायत, पूछ लीजिए किसी चीज़ के बारे में तो बस शिकायत शुरू कर देंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो खुश नहीं है अंदर से, वो पीसफुल नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट कंटेंट। ठीक है? हाँ कुछ कह रहे हैं सर? हाँ हाँ, क्या हुआ? चलिए, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को अच्छे ढंग से पूरा कर पा रहा है तो ये इंडिकेटर है, यानी ये दिखा रहा है, बताता है कि उसको उसकी जो बेसिक नीड्स है वो अच्छे से फुलफिल हो पा रही हैं। और बेसिक नीड्स में सबसे पहले आता है हेल्थ, ये फूड, फिर जो है उसका क्लोथिंग। यस, देखिए सीधी बात है, अगर उसको फूड नहीं मिलेगा प्रॉपर तो उसको उतना एनर्जी नहीं मिलेगा, और जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा ठीक से? हाँ, क्योंकि देखिए आप बायोलॉजी में क्या पढ़े हैं कि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो दे डू सर्टेन वर्क, वो बहुत सारे काम करते हैं, वो चलते फिरते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम करते हैं। और वो काम करते हैं कैसे? बिकॉज ऑफ द एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आता है? फूड से आता है। अब आपके बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगा तो आप कहाँ से एनर्जी पैदा करेंगे? कोई पैदा नहीं कर सकता। एनर्जी इज नीदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तो जो हम अनाज खाते हैं वो भी एनर्जी था, उसको हम पचा के उससे एनर्जी निकालते हैं, केमिकल एनर्जी, जो बॉडी को हमारे एनर्जी देता है, और उसको हम फिर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई काम करते हैं जिससे वो एनर्जी हमारे अंदर से काम में बदल जाती है। तो जिसके अंदर एनर्जी नहीं होगा वो काम कहाँ से कर पाएगा? अब आप इसमें कहेंगे कि सर इसमें एक दो बार देखने की बात नहीं है कि सर अभी नहीं खाया फिर भी काम कर रहे हैं। अरे हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी का रिजर्व भी होता है, जो ऐसे समय के लिए होता है कि जब हमारा फुलफिल नहीं हुआ, जब हमें भूख लगी थी, खाना नहीं उस समय खा पाए, तो उस समय काम चला लेता है। लेकिन इन जनरल कहा जा रहा है कि वो भी 1 से 2 टाइम होगा। अगर 2 से 3 बार लगातार उसके साथ होने लगे कि भूख लग रही, खाना नहीं खा रहा है, तो फिर वो एनर्जी खत्म हो जाएगी उसके अंदर, वो काम नहीं कर पाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है, ना तो उसकी क्वालिटी सही है या उसका अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स नहीं है, जैसा उसको पसंद है, जैसा वो खाता है वैसा नहीं है, तो वो फिर अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएगा। So the availability of good food for people is symbol of prosperity of a nation. तो कहा जा रहा है कि किसी देश के लोगों के लिए किस तरह का खाना उपलब्ध है, अवेलेबल है, ये उस देश की खुशहाली के बारे में बताता है। अगर कोई खुशहाल देश है, कोई बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, कोई प्रॉस्पर कंट्री है, तो वहाँ के लोगों को फूड ग्रेन सही मात्रा में अवेलेबल होगा ज़रूर। और वहीं दूसरी तरफ अगर फूड जो है अवेलेबल नहीं होगा ठीक से लोगों को,
तो वो जो है वह कहेगा कि भाई जब खाने को और लोगों को नहीं मिल रहा है तो क्या उसको हम माने कि खुशहाल देश। आप कहीं देखिए, जाते हैं किसी डेवलप्ड कंट्री में, जाते हैं खुशहाल देश में, जाते हैं देखते हैं लोगों को देखिए तंदुरुस्त रहेंगे, मोटे मोटे हेल्दी दम रहेंगे, गाल लाल सबके लंबे चौड़े दम, बढ़िया कपड़ा पहने हुए अपना काम फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। और चले जाइए बांग्लादेश, श्रीलंका, लगेगा कि जो है हड्डी दिख रहा है सबका, जो कपड़े जैसे तैसे पुराने पहने हुए हैं, देखने से ही बीमार लग रहे हैं, कमजोर लग रहे हैं, आंखें धसी हुई हैं। तो क्या उस देश को आप खुशहाल कहेंगे? नहीं, वो देश खुशहाल नहीं है, वो देश गरीब है, कमजोर है। तो किसी देश के लोगों को कितना खाना मिल पाता है, मिलता है, ये बताता है कि वो देश कितना खुशहाल है, संपन्न है। द क्वालिटी ऑफ द फूड आइटम्स शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। जैसा अभी हमने इतना डिस्कस किया कि फूड आइटम्स का क्वालिटी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा उसका वैल्यू होना चाहिए, उसकी चिंता होनी चाहिए कि हमारे जो फूड आइटम्स है उसका अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, आम इंसान क्या करता है, सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान देता है। हाँ भाई कितना अनाज हुआ, अच्छा इतना अनाज हुआ। यहाँ भी क्या है, देखिए हमने फेस किया है एग्जाम बचपन में, जैसे स्कूल में होता है एग्जाम में, तो गार्जियन क्या देखते हैं, कितना नंबर आया, उनको बस नंबर ही दिखता है। आपके बच्चे का आया 90, अरे भाई उसके तो 92% आया, तुम्हारे 90 ही आए, 90 ही आए। अभी देखिए बोर्ड का रिजल्ट आया है तो कंपैरिजन शुरू हो गया होगा हर जगह। उसको कितना आया तो 96 आया, उसको कितना आया तो 98 आया, उसको कितना आया, उसको 89 आया। उनको सिर्फ मार्क्स दिखता है, बाकी नहीं कि उसको कितना नॉलेज है, एज ए पर्सन वो कैसा है, उसने क्या सीखा है, क्या उसने अपने अंदर कल्चर डेवलप किया है, क्या क्वालिटी, कोई मतलब नहीं, सिर्फ नंबर एक पैमाना होता है। तो उसी तरह हम लोग फूड ग्रेन्स के मामले में कहते हैं कितना है, हाउ मच क्वांटिटी, ठीक है, कि वो इतना उपजा रहा है, वो इतना उपजा रहा है, क्या क्वालिटी है, ये सब नहीं ध्यान देते हैं हम लोग, जो बहुत बड़ी गलती। अभी देखिए क्या हो रहा है, इंडिया के बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स बैन हो गए हैं वेस्ट कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि हमने क्वालिटी पर तो हम ध्यान देते नहीं हैं, उसमें बहुत तरह के मिलावट पाए जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह पाए जा रहे हैं, जिनके बारे में हमारा आदमी जानता भी नहीं है अपने देश का। हम भी वही चीज़ खा रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी को मतलब ही नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, जानकारी ही नहीं है, तो खाया जा रहा है, खाया जा रहा है वही चीज़। जबकि विदेशों में उस चीज़ को लेके कॉन्शियस हैं लोग, वो कहेंगे इतना पेस्टिसाइड रहेगा तो ये सब अनाज हम लोग नहीं खाएंगे, इसको आप लौटा दीजिए। तो दे हैव, can you believe that they have banned the companies like MDH and Everest, जो हमारे यहाँ का टॉप ब्रांड है मसालों का, एवरेस्ट एंड, हाँ MDH, अभी कुछ दिन पहले का बात है, उसको बैन कर दिया है। और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है। हाँ, तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को बैन वहाँ किया गया है। क्यों? क्योंकि हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें कितना पेस्टिसाइड्स है या और हार्मफुल केमिकल्स है। हमें बस प्रोडक्शन से मतलब होता है कि कितना पैदावार हो रहा है। तो दे आर रिजेक्टिंग, दे से वी विल नॉट टेक, वी विल नॉट बाई दिस। और हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये सब अवेयरनेस ही नहीं है, बस जहाँ से लोग खरीद लो, कितना है बस, हाँ 2 किलो चावल चाहिए तो 2 किलो चावल ले आए, 2 किलो दाल चाहिए 2 किलो दाल ले आए। वो दाल किस क्वालिटी की है, कहाँ से आई है, किस तरह से उगाई गई है, ये तो कोई जानता है। देखिए बहुत से हम लोग जब खरीदते हैं तो पैक्ड अगर हम फूड खरीदते हैं अच्छे क्वालिटी का, तो उस पर कुछ बातें लिखी गई रहती है कि किस तरह से उगाया गया है, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, क्या क्वालिटी है, कितना परसेंटेज में सब चीज़ें हैं वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ऑर्गेनिक का कल्चर आया बीच में, ऑर्गेनिक फूड का, तो उसमें जो है लिखा होता है, या बहुत सारे और भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं
वो लिखा होता है उनमें कि किस तरह से उपजाया गया है, इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है उपजाने में, ये लिखा होता है। क्या इसमें किस तरह के केमिकल्स का उपयोग किया गया है, किन चीज़ों का उपयोग किया गया है इसको उगाने में, ये सब वो लिखा गया रहता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में या डेवलपिंग कंट्रीज में, सेमी डेवलप्ड कंट्रीज में क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स का अवेयरनेस नहीं है। उसको हमें टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए कि क्वालिटी इज नेसेसरी। आप खा रहे हैं और बाद में उससे आपको कोई बीमारी हो जाए तो फिर For this, it is necessary to give special emphasis on the food grains of more calorie value. तो कहा जा रहा है इसीलिए कि चूंकि हम लोग को क्वालिटी पर टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है ऐसे अनाजों पर ध्यान दें जिनसे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिनसे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कोई 2 किलो चावल खा रहा है और कोई आधा किलो चावल खा रहा है, लेकिन वो 2 किलो चावल भर पेट तो खा ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको लग रहा है कि ताकत नहीं है देह में। बहुत लोग होते हैं कि उनका देखने से बॉडी बहुत लगता है कि बहुत हेल्दी है, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होता है। और बहुत लोग होते हैं कि जो देखने में बहुत दुबले पतले कमज़ोर लगते हैं, लेकिन उनके स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। कारण यही है कि जो मोटा देखने में बहुत हेल्दी लगता है वो खाता तो बहुत है, लेकिन वो लो क्वालिटी की चीज़ें खाता है, और इस वजह से उसका शरीर तो फूल जाता है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, काम नहीं कर पाएगा, कुछ थक जाएगा तुरंत। लेकिन वहीं एक दूसरा दुबला पतला दिखने वाला जो व्यक्ति है वो खूब काम कर देगा बिना थके हुए। तो this is the reason that we need to give more importance to the quality of food grains. Now, after evaluating the all available technologies in Bihar and using it in increasing the food grains and other crops, it will be necessary not only to find out alternative and extensive possibilities, but also to formulate an immediate and long-term industrial planning. देखिए अच्छा यहाँ पर देखिए पहले कहा जा रहा है कि इस तरह से हम लोग बिहार में जितनी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उन सबको जांचने समझने के बाद और उसका इस्तेमाल करने के बाद, ताकि हमारे जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके और दूसरे क्रॉप्स का भी, तो ये ज़रूरी होगा कि हम पता करें कि और दूसरे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, दूसरे अनाज का क्या पॉसिबिलिटी है उगाने का। बट ऑल्सो टू फॉर्मुलेट एन इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल प्लानिंग। इंडस्ट्रियल नहीं होगा यहाँ, एग्रीकल्चरल प्लानिंग होगा। कि उसके साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि हम एक इमीडिएट यानी तुरंत के लिए, तत्काल के लिए, और एक लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल प्लानिंग करें। एक प्लान करके करें कि हाँ हमें एग्रीकल्चर में अभी कितना प्रोडक्शन चाहिए तुरंत के तुरंत, और 5 साल 10 साल बाद हमें प्रोडक्शन को कहाँ ले जाना है, कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है। तो जैसे नीतीश सरकार आई थी तो इन्होंने एक एग्रीकल्चरल रोड मैप तैयार किया था, जो आगे आने वाले 5-10 सालों में किस एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सी बातें उसमें तय की गई थी। किस फसल को ध्यान दिया जाएगा, किस फसल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, किस फसल के प्रोडक्शन में सरकार लोगों को, किसानों को क्या उसके लिए करेगी, क्या मदद करेगी, क्या किस तरह से मदद करेगी, क्या क्या फैसिलिटी होंगी, बहुत सारी बातें उसमें। तो उसको कहते हैं एग्रीकल्चरल रोड मैप। उसको भी हम लोग देखेंगे एक नज़र, जो कि क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़े क्वेश्चन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो करंट है, सबसे लेटेस्ट है। आपको भेज देंगे, एक नज़र देखिएगा उसको। तो एग्रीकल्चरल रोड मैप उसको कहते हैं। रोड मैप का मतलब होता है
कि जैसे एक टूरिस्ट रोड मैप होता है कि किसी जगह के बारे में पूरी जानकारी देता है कि कौन सी रोड कहाँ, यानी कैसे कैसे कहाँ से आपको जाना है, कहाँ से जा सकते हैं। तो उसी तरह एग्रीकल्चरल रोड मैप है कि एग्रीकल्चर को किन रास्तों से कहाँ तक ले जाना है, किन चीज़ों को कहाँ से कहाँ होते हुए ले जाना है, कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है। तो उसको हम एक फ्यूचर प्लानिंग जो होती है उसको कहते हैं रोड मैप। तो एग्रीकल्चरल रोड मैप जो है बिहार सरकार ने तैयार किया है कई बार, और 5 साल 10 साल के लिए। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या करंट मेजर्स बिहार सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो उसी की यहाँ बात कहा जा रही है कि एक हमें प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि हम प्लान करके एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर सकें। तो ये था हमारा फूड ग्रेन्स के बारे में, sources of food grains and the quality of food grains. Now we are coming to the next topic, that is food security. उमस है और गर्मी है तो चिड़चिड़ा रहा है। ओके, फूड सिक्योरिटी। देखिए, फूड सिक्योरिटी मैंने थोड़ा आपको डिस्कस किया। सिक्योरिटी ऑफ फूड, दैट मीन्स सिक्योरिंग द फूड टू एवरी इंडिविजुअल। हर व्यक्ति को हम खाना दे सकें, खाना उसको उसके पेट भरने लायक खाना दे सकें, इसी को हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। देखिए, फूड इज एज नेसेसरी फॉर लाइफ एज एयर फॉर ब्रीदिंग। आप बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड, बिकॉज फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी है तभी लाइफ है, एनर्जी नहीं है तो लाइफ भी नहीं होगी। तो यहाँ लिखा जा रहा है कि फूड इज एज नेसेसरी फॉर लाइफ एज एयर फॉर ब्रीदिंग। तो जैसे सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, वैसे जीने के लिए फूड की ज़रूरत है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो एयर है, ऑक्सीजन। एयर आपको 5 से 10 मिनट के लिए भी अगर नहीं मिलेगी तो आपकी किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है। विदाउट एयर ही कैन नॉट सर्वाइव इवन फ्यू मिनट्स। विदाउट फूड ही कैन सर्वाइव फॉर मेनी आवर्स, मेनी डेज ऑल्सो, बट विदाउट एयर ही कैन नॉट इवन सर्वाइव फ्यू मिनट्स। और मिनट्स में भी हम कह रहे हैं तो जो लोग एक बिल्कुल अच्छे फिजिक के हैं, जो हेल्दी एक्सरसाइजेज वगैरह योगा ये सब करने वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट बर्दाश्त कर सकते हैं। आम आदमी तो हार्डली 2 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। सो 2 to 3 मिनट, इफ दे डोंट गेट एयर दे विल डाई। सो फूड इज एज नेसेसरी फॉर लाइफ एज एयर फॉर ब्रीदिंग। सांस लेने के लिए जितना हवा की ज़रूरत है उतना ही जीने के लिए फूड की ज़रूरत है। तो ये फूड की जो सिक्योरिटी है, इसका मतलब है हर व्यक्ति को खाना दे सकते हैं। आवाज़ नहीं साफ आ रही है, क्या कह रहे हैं? ये फूड सिक्योरिटी है, इसका मतलब कि हर व्यक्ति को खाना दे सके, प्रोवाइड करा सकते हैं। हाँ, हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को भी अगर खाना भरपेट का मिल जा रहा है तो वही है फूड सिक्योरिटी। और अगर खाना नहीं मिल पा रहा है, लोग भूखे रह रहे हैं, तो वहाँ फूड सिक्योरिटी नहीं है। फूड सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी ऑफ फूड, यानी हर व्यक्ति के लिए कम से कम फूड की सिक्योरिटी हो कि हाँ भाई उसको खाना मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए।
नाउ देखिए, द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेस एंड कैपेबिलिटी टू गेट इट। देखिए क्या कहा जा रहा है, द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेस एंड कैपेबिलिटी टू गेट इट। कहा जा रहा है फूड सिक्योरिटी का मतलब ये जो है इस बात पर जुड़ा हुआ है कि किसी व्यक्ति को फूड क्या उसे रेगुलर अवेलेबल है, यानी कि रोज़ाना उसे हमेशा मिल रहा है फूड। एक्सेस यानी एक तो अवेलेबल होना, दूसरा एक्सेस यानी उसको पहुंच होना वहां तक, एंड कैपेबिलिटी टू गेट इट, और उसमें एक्सेस मतलब पहुंचाना, पहुंच जाना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुनिए। एंड कैपेबिलिटी टू गेट इट मतलब उसके अंदर वो उतना वो काबिल भी है कि वो ले सके उसे। जैसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि जैसे जो है गरीब परिवारों के लिए सरकार अनाज देती है, उपलब्ध कराती है, तो राशन की दुकान में अनाज है कि नहीं, ये तो हो गई अवेलेबिलिटी कि मान लीजिए सरकार कहती है कि आपको हर महीने 5 किलो गेहूं दिया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो राशन की दुकान में गेहूं होना चाहिए, होगा तब ना मिलेगा, होगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। तो अगर राशन की दुकान में गेहूं है तो वो हो गई अवेलेबिलिटी। उसके बाद हो गया एक्सेस यानी पहुंच, क्या वो हर व्यक्ति को मिल पा रहा है, कि ऐसा है कि दुकानदार जो है वो देखता है कि जो मेरे पहचान वाले हैं उनको तो दे देता हूँ, जो पहचान वाले नहीं है, दूसरी जाति के हैं या जो भी हैं, तो कहता है कि भाई अनाज खत्म है, नहीं है, नहीं मिलेगा आपको, नहीं है, वो नहीं देता हूँ। तो एक तो है कि अनाज अवेलेबल है, दूसरा है कि वहां तक पहुंच है आदमी की नहीं, यानी कि आदमी उसको ले पा रहा है कि नहीं, उसको मिल पा रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, इसको कहेंगे एक्सेस किसी भी चीज में। जैसे एक्सेस टू एजुकेशन हम कहते हैं, तो क्या उसको शिक्षा मिल पा रही है, क्या वो ले पा रहा है शिक्षा कि नहीं ले पा रहा है, इसको कहेंगे एक्सेस टू एजुकेशन। उसी तरह यहाँ है एक्सेस टू फूड मतलब क्या वो खाना वो ले पा रहा है, ठीक है, उसके लिए सरकार ने इंतजाम कर दिया है, दुकान में है, लेकिन उसको मिल ही नहीं रहा है, जब जाता है तो उसको कुछ ना कुछ कह के नहीं देता है, मना कर देता है या टाल देता है, झूठ बोल देता है, जो भी करे, तो उसको कहाँ मिल रहा है खाने के लिए, तो मिलने को ही कहते हैं एक्सेस। एंड केपेबिलिटी टू गेट इट, और उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो ले सकता है उस फूड को, ठीक है, कि क्या वो उस फूड को ले सकता है कि नहीं ले सकता है, इसको कहेंगे कैपेबिलिटी। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि ठीक है, एक तो फूड अवेलेबल होना चाहिए, उसको मिलना भी चाहिए, और वो लेने लायक भी होना चाहिए। Whenever there is a problem, अब जैसे मान लीजिए कि हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, अनाज भी है दुकानों में, राशन गोदाम में, और मिल भी रहा है लोगों को, लेकिन जो बेचारे दिव्यांग लोग हैं वो वहां तक जा ही नहीं सकते, या वहां तक सड़क ही नहीं है, तो हर कोई नहीं जा सकता है, तो क्या है, अवेलेबल भी है, एक्सेस भी है, लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जाके ले सके, क्योंकि रास्ता खराब है, दूर है बहुत ज़्यादा, या वो शरीर से वो कमज़ोर हैं। अब मान लीजिए कि कोई आपने राशन शॉप सेट किया और गांव से 20-30 किलोमीटर दूर कर दिया, कितने लोग वहां जाके ले पाएंगे, बहुत कम। तो क्या ले पा रहे हैं कि नहीं, इसको कहा गया कैपेबिलिटी टू गेट इट।
तो फूड सिक्योरिटी कब होगा? भाई आपने अनाज तो प्रोवाइड कर दिया गोदाम में, दुकान में, लोगों को दिया भी जा रहा है, लेकिन लोग आ ही नहीं पा रहे उतना दूर लेने, तो क्या लोगों की भूख मिटी? फूड सिक्योरिटी हुई? नहीं हुई। तो दुकान भी जो मान लीजिए राशन का दुकान बना रही सरकार, उसको ऐसी जगह होना चाहिए कि जहां लोग आसानी से आके उसको ले सकें। ठीक है, ये भी एक ज़रूरी बात है। तो ये तीनों बातें रखी गई है फूड सिक्योरिटी में। अवेलेबिलिटी, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, लगातार मिलना फूड का, अवेलेबल रहना। एक्सेस, उस तक पहुंच लोगों की, यानी लोग ले पाते हैं, लोगों को मिल पाता है। एंड कैपेबिलिटी टू गेट इट, और वो उसको ले पाते हैं वहां आके कि नहीं। Whenever there is a problem regarding production and distribution of food grains, the poor families get more affected. बड़ी अच्छी बात कही है कि जब भी कभी अनाज के पैदा होने पर या उसके जगह जगह उसको ले जाने को लेकर, बांटने को लेकर कोई समस्या खड़ी होती है, दिक्कत आती है, तो सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होते हैं? जो गरीब परिवार होते हैं बेचारे, वो प्रभावित हो जाते हैं। मान लीजिए कि किसी कारण कोई कहीं सूखा पड़ गया, अनाज कम पैदा हुआ, ऐसा नहीं कि अनाज बिल्कुल नहीं, लेकिन अनाज कम पैदा हुआ, या दूसरे राज्य से मंगा लिया गया, तो मार्केट में है, लेकिन क्या हर लोग खरीद के खा पाएगा मार्केट से उस रेट पर? नहीं। जो गरीब परिवार है बेचारा नहीं खरीद पाएगा, भूखा रहना पड़ेगा। और उसी तरह मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मान लीजिए किसी कारण से अनाज नहीं आ पा रहा है, तो जब अनाज आएगा ही नहीं गोदाम में, तो लोगों को बटेगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से? और ऐसे हाल में भी सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होंगे? क्योंकि जो जिसके पास पैसे होंगे वो तो अपने लिए कर लेगा, मार्केट से खरीद लेगा, कहीं और से अपना व्यवस्था कर लेगा, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, वो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि जब भी उत्पादन, पैदावार और उसको बंटवारे में, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है फूड के, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो गरीब परिवार होता है वो हो जाता है। फूड सिक्योरिटी इज अ गवर्नमेंट एफर्ट फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंत्योदय अन्न योजना, ऑफिशियल विजिलेंस एंड ड्यूरिंग फूड क्राइसिस। कहा जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी एक सरकार का प्रयास है, सरकार की कोशिश है कि फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि एक ऐसी व्यवस्था जो है, जो आप जानते हैं राशन जिसे कहते हैं, कि जिसके द्वारा लोगों में फूड का, खाद्य पदार्थों का वितरण होता है, बंटवारा, बांटा जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उस माध्यम से, ये नहीं कि मार्केट में बिक रहा है कि नहीं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पीडीएस की राशन की दुकानें वगैरह होती हैं, उनके माध्यम से सरकार जो अनाज वगैरह बांटता है, तो ये चीज़ें आती हैं फूड सिक्योरिटी में। अंत्योदय अन्न योजना, इसी तरह एक अंत्योदय अन्न योजना चलती है, उसके तहत कुछ दुकानों से अंत्योदय, यानी बहुत ही जो गरीब पिछड़े होते हैं, ऐसे परिवारों को अनाज वगैरह बांटा जाता है, तो उसको हम अंत्योदय अन्न योजना कहते हैं। ऑफिशियल विजिलेंस, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि मतलब ऑफिशियल विजिलेंस होती है, यानी कि जो अधिकारी होते हैं वो नज़र रखते हैं। फूड सिक्योरिटी में ये भी है कि नज़र रखें, आपराधिक चाक ये रहें और चौकन्ने रहें कि जो अनाज है वो सही मात्रा में सरकार खरीद रही है, सही क्वालिटी का खरीद रही है, और उसको फिर लोगों तक जो है पहुंचाया जा रहा है, सही ढंग से बांटा जा रहा है। क्योंकि होता क्या है बहुत बार कि लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, अनाज रहता है फिर भी कह देंगे अनाज नहीं है, अनाज आया नहीं है, या अनाज कई बार आता नहीं है, होता है बड़े बड़े गोदामों में, लेकिन वहाँ से डिस्पैच नहीं होता है हर जगह के दुकानों के लिए। तो इस कारण से भी लोगों को परेशानी होती है, भूख का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है, इसमें फूड सिक्योरिटी के लिए ऑफिशियल विजिलेंस, यानी कि अधिकारियों की सतर्कता भी जरूरी है,
एंड ड्यूरिंग फूड क्राइसिस, और साथ ही साथ जब खाने की कमी हो जाती है, समस्या हो जाती है, ऐसे समय में भी जो गरीब परिवार हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनको खाने पीने के लायक अपना भोजन मिल सके, ये भी बात शामिल होती है फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आम समय में आप जो है सबको पीडीएस के राशन की दुकान से अनाज दे रहे हैं, बल्कि अंत्योदय, अंत्योदय कहते हैं जो सबसे पिछड़े, सबसे कमजोर वर्ग होता है समाज का, ऐसे वर्ग को अंत्योदय कहते हैं। तो अंत्योदय अन्न योजना यानी कि जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनके लिए भी अनाज सरकार अलग से व्यवस्था करती है, अंत्योदय। तो ये नहीं कि ठीक है मतलब नॉर्मल, देखिए गरीब का भी कोई एक लिमिट नहीं है, गरीब जो है वो उसमें भी बहुत सारे तरह के, थोड़ा गरीब से लेके बहुत गरीब, बहुत मतलब इस तरह के भी अलग अलग उसमें भी वैरायटीज। तो एक सामान्य गरीब है, एक बहुत पिछड़ा गरीब है, उसको हम अंत्योदय कहते हैं। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है, ये भी योजना मतलब जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ही किसी कोई भी पैसा नहीं सकते हैं, ऐसे भी लोगों को खाने पीने का हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑफिशियल विजिलेंस भी आया उसमें, यानी अधिकारियों को सतर्क रहना भी हुआ, एंड ड्यूरिंग फूड क्राइसिस, और साथ ही साथ जब कोई समस्या, बड़ी समस्या खड़ी, कहीं सूखा भुखमरी ये सब पड़ जाता है, ऐसे समय में भी उसको खाना, कमज़ोर से कमज़ोर, गरीब से गरीब आदमी को कम से कम पेट भरने लायक खाना मिल सके, सरकार दे सके। तो ये सारी बातें ही आती हैं और कही जाती हैं फूड सिक्योरिटी। देखिए, देयर आर फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब कहा जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी के ये जो है उसके बारे में बातें हैं, उसके पहलू हैं, क्या क्या भाई क्वालिटीज़ हैं फूड सिक्योरिटी से, क्या क्या हम समझते हैं। तो ये डायमेंशंस हैं फूड सिक्योरिटी के। फर्स्ट, द सिग्निफिकेशन ऑफ फूड अवेलेबिलिटी इज टू फूड प्रोडक्शन, फूड इंपोर्ट and the stock of previous years stored in the government godowns। कहा जा रहा है कि एक मिनट, चलिए द सिग्निफिकेशन ऑफ फूड अवेलेबिलिटी इज टू, द सिग्निफिकेंस होगा यहाँ, ठीक है, सिग्निफिकेशन हो गलत वर्ड जो है, जो भी है, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड अवेलेबिलिटी इज टू फूड प्रोडक्शन, food import and the stock of previous years stored in the government godowns। कहा जा रहा है कि फूड अवेलेबिलिटी से हम क्या समझते हैं। फूड अवेलेबिलिटी का मतलब है एक तो जो फूड पैदा हो रहा है, जो अनाज खेतों में पैदा हो रहा है वो हो गया। फूड इंपोर्ट, साथ ही साथ जो हम बाहर से मंगा रहे हैं अनाज वगैरह या जो भी फूड मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड द स्टॉक ऑफ प्रीवियस, और पिछले सालों का जो गोदाम वगैरह में जमा है, ये सारे अनाज को हम कहेंगे कि फूड अवेलेबिलिटी कितना है। मान लीजिए इस साल 200 टन पैदा हो रहा है, पैदा हुआ, 50 टन हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और पहले का 100 टन गोदामों में जमा है पहले के सालों। तो हमारे पास कितना फूड अवेलेबल हो गया, 200 प्लस 50 प्लस 100, यानी 350 टन हमारे पास अवेलेबल फूड है। समझ गया फूड अवेलेबिलिटी से क्या मतलब हुआ। एक तो फूड प्रोडक्शन जो पैदा हो रहा है, जो हम बाहर से मंगा रहे हैं इंपोर्ट, एंड जो प्रीवियस ईयर्स का स्टॉक है गोदाम में रखा हुआ वो, ये तीनों मिल के फूड अवेलेबिलिटी बताते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया
द मीनिंग ऑफ फूड एक्सेस इज दैट फूड शुड बी अवेलेबल टू एवरी पर्सन विदाउट एनी हर्डल। वही जो मैंने आपको समझाया अभी कि फूड एक्सेस यानी फूड तक पहुंच का मतलब है कि फूड शुड बी अवेलेबल टू एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए विदाउट एनी हर्डल, बिना कोई परेशानी के, बिना कोई अड़ंगे के, कोई उसमें दिक्कत आए बिना हर व्यक्ति को आसानी से मिल जाए, तो इसी को कहेंगे फूड एक्सेस। थर्ड है द सेंस ऑफ कैपेबिलिटी इज that sufficient money is available with the people for buying nutritious food and other items of their needs। कैपेबिलिटी का मतलब मैंने बताया कि जो लोग उसको ले सकें, और हर तरह के लोग हैं, देखिए समाज में हर तरह के लोग हैं, तो सभी तरह के लोग फूड को जो उनको ज़रूरत है वो ले सके। कैसे? जो अमीर है जिसके पास पैसा है वो तो बाजार से खरीद के ले लेगा, तो उसके पास पैसा होना चाहिए, वो खरीद लेगा। कुछ जो लोग हैं वो जाके जो है राशन से ले लेंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं, तो वो जो है अंत्योदय अन्न योजना या दूसरे स्कीम जो है जो सरकार की चल रही है, तो उस पर वो वहाँ से ले सके। तो यानी हर किसी में कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो फूड ग्रेन्स को ले सके, जिस तरह से भी, चाहे पैसे से, चाहे बीपीएल कार्ड से या अंत्योदय कार्ड से, या जैसे। तो ये हो गया कैपेबिलिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट है द फूड सिक्योरिटी इन एनी कंट्री और स्टेट इज इंश्योर्ड व्हेन। ये सब आपको बोल्ड में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत, जहां और आजकल ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी पर क्वेश्चन आए, चाहे एस्से आए या बोलना रहे, आपको धड़ाधड़ ये सब पॉइंट लिख देना है, बोल देना है। कहा जा रहा है कि द फूड सिक्योरिटी इन एनी कंट्री और स्टेट इज इंश्योर्ड व्हेन, यानी किसी देश या राज्य में फूड सिक्योरिटी कब होता है? जब क्या क्या होता है वहां? पहली बात, देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ऑल पीपल, वहां सभी लोगों के लिए फूड अवेलेबल होना चाहिए, यानी कम नहीं होना चाहिए जरूरत से। अगर जितने लोग, जितनी जनसंख्या है, उसकी जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार फूड होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ वहाँ फूड सिक्योरिटी है, पहली बात। दूसरी बात, ऑल पीपल हैव कैपेसिटी टू बाई द एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स, जितने भी लोग हैं उनमें ये काबिलियत, उनमें ये होना चाहिए कि वो अपने ज़रूरत के अनुसार सही क्वालिटी का फूड जो है वो ले सकें। ऐसा नहीं कि फूड इतना महंगा कर दिया कि भाई पैसे से खरीद ही नहीं पाए लोग। मान लीजिए कोई सरकार ऐसा करे कि गरीबों को तो ठीक है दे रही है राशन और जहाँ जहाँ से, और मार्केट में बहुत महंगा कर दे, तो बेचारे पैसे वाले जो कमा रहे हैं, सरकारी नौकर हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, वो सब जो है खरीदना उनको मुश्किल हो जाए, इतना महंगा हो जाए, और वो बीपीएल में भी नहीं आते हैं तो वहाँ से भी नहीं ले सकते हैं, तो वो कहाँ से खाएंगे? तो कहने का मतलब है कि हर तरह के जो भी लोग हैं उनमें ये कैपेसिटी होना चाहिए कि वो सही क्वालिटी का और ज़रूरत के अनुसार फूड अपना वो खरीद सकें या उसको उपयोग कर सकें, कैपेसिटी होना चाहिए। सेकंड बात, तब कहेंगे कि हाँ फूड सिक्योरिटी है। और तीसरी बात है कि देयर शुड बी नो हिंड्रेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, दैट इज पीपल शुड गेट फूड ग्रेन्स विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना किसी पचड़े के, बिना किसी लफड़े के, बिना किसी प्रॉब्लम के फूड ग्रेन आसानी से मिल जाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब बाधा होता है। हाँ बाधा, हाँ बाधा। तो जैसे कि राशन की दुकान में है लेकिन अब वहाँ जाना समस्या है, या जा तो पा रहे हैं आसानी से लेकिन वो रहता नहीं है वहाँ, दुकान बंद किए रहता है, भाई जब जाओ तो दुकान बंद रहती है, या जब जाओ तो कहेगा कि ख़त्म हो गया, नहीं है, नहीं देता है।
तो इस तरह कहने का मतलब है कि कोई इस तरह का अड़चन या बाधा नहीं होना चाहिए, आसानी से जब जिसको ज़रूरत है मिल जाए। तो ये 3 बातें जब होंगी तभी कहा जाएगा किसी देश या किसी राज्य में फूड सिक्योरिटी है, वरना फूड सिक्योरिटी वहाँ नहीं है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं विषय, फिर नया टॉपिक शुरू होगा, बड़ा टॉपिक है ये भी। आज इतना ही रखते हैं।